हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FB4i क्लासेस। ओके, तो हमने लास्ट टाइम जब छोड़ा था तो वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोक्रियोटिक सेल्स, ठीक है ना, और उसमें हमने क्रोमोसोम्स वगैरह सब चीज़ें डिस्कस करी थी। बट एक और सेल का पार्ट, एक और टाइप ऑफ सेल होता है जो कि होता है यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? यूकेरियोटिक सेल्स इज नॉट मच डिफरेंट, बट देर आर सिंपल simple definition defining cases in eukaryotic cells there are present, which are कि इसके अंदर पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस होता है उसकी पूरी की पूरी बाउंड्री होती है, दैट इज वी डू हैव द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनटू इट, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो What do you mean by nucleus membrane? If you remember, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? कि ये एक सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल, और ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। अब सेल के मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वी ऑल नो, प्रेजेंट देयर इज अ न्यूक्लियस। किसने देखा था ये? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से ईयर के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को फर्स्ट डिस्कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेल है हमारे पास, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसको हम जरा जूम करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम सेल के अंदर न्यूक्लियस देख रहे हैं तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी भी मेम्ब्रेन है, बट देयर वाज समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और वो क्या चीज थी? that this nucleus membrane was a little porous, ठीक है। पोरस था वो, पोरस मतलब it had the pores into it। अब ये पोर्स क्यों है? ताकि जो जितनी भी न्यूट्रिशन है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू हमारे न्यूक्लियस के अंदर आ सके, एज वेल एज न्यूक्लियस के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर की तरफ जा सके। ऑल राइट, अभी मैंने जब आपको प्रोक्रियोटिक सेल्स के बारे में बताया तो मैंने आपको कहा था कि प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर एक मैंने आपको बैक्टीरिया बना के दिखाया था, राइट। उस बैक्टीरिया में मैंने आपको कहा था कि देयर वाज क्रोमेटिन, न्यूक्लियस सब्सटेंस है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन प्रेजेंट है बट देयर इज नो पर्टिकुलर बाउंड्री इन इट, राइट। सो इसके इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को हमने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर पर्टिकुलरली एक बाउंड्री होती है विच इज ऑल्सो पोरस इन नेचर, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूकेरियोटिक सेल बोला गया। हाउएवर नॉट जस्ट दैट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिर्फ इसी कारण की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बोला जाता है, उसकी एक और वजह है, और वो क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर प्रेजेंस होता है क्या? मेम्ब्रेन क्लोज ऑर्गेनल्स। हम हर एक ऑर्गेनल जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हम हर एक ऑर्गेनल बहुत डिटेल में अभी इस वीडियो में देखेंगे, कुछ इस वीडियो में देखेंगे, कुछ नेक्स्ट में देखेंगे। लेट्स सी। अब व्हाट डू आई मीन बाय मेम्ब्रेन क्लोज ऑर्गेनल्स? इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन क्लोज ऑर्गेनल्स वो ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके ऊपर प्रॉपर बाउंड्री बनी हुई होती है, प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि आपके सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, आपके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, वैसे ही आपके हर एक ऑर्गेनल, सेल के अंदर जितने भी प्रेजेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन होना, ठीक है। और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो उनके अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि उसके सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आपकी प्रेजेंट नहीं होती है क्या? मेम्ब्रेन। हाउएवर यूकेरियोटिक सेल के अंदर आपकी प्रेजेंस होती है किसकी? मेम्ब्रेन की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली नथिंग बट इट जस्ट the fluid contained inside the plasma membrane. Plasma membrane or the cell membrane is the same thing. Cytoplasm it's actually a jelly like substance, ठीक है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, और इसी के अंदर हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं
वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स, राइट। सो ये साइटोप्लाज्म हो गया आपका। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये एनक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। इनका अलग अलग डिफाइंड फंक्शन होता है। हर एक सेल ऑर्गेनल जो होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो उसको वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन। Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enters a living body. इसका मतलब क्या है? जब हम वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं ना किड्स, तो होता क्या है कि यहाँ पे मैंने एक वायरस दिया है आपको, ठीक है। वायरस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इनटू इट, ठीक है। वायरस के अंदर ये यू कैन सी दिस, ये डीएनए स्ट्रक्चर भी फ्लोट कर रहा है वायरस के अंदर। इसका कोई भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं होता है। वायरस की जो पार्ट्स हैं वो अलग तरीके से ही डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। वो इसमें नहीं पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में जब आएंगे देन वी विल रीड अबाउट द वायरस कंप्लीटली। हाउएवर व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वायरस हियर, बिकॉज वायरस के अंदर किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंस नहीं होने की वजह से उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कोई भी तरीके का सेल ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। सॉरी, मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से कोई भी सेल ऑर्गेनल एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। फाइन, ओनली एंड ओनली क्रोमेटिन मैटर विच यू कैन सी हियर, क्रोमेटिन मैटर इज प्रेजेंट, ठीक है ना। अब होता क्या है कि वायरस किसी भी होस्ट को पकड़ता है और उसके ऊपर जाने के बाद ही वो एक्टिव हो पाता है, ठीक है। वायरस इज एक्चुअली द बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें सेल ऑर्गेनल्स की नीड क्या है। हम इतनी देर से बोलते रहे सेल ऑर्गेनल, बट हमें इसकी ज़रूरत क्या है सेल ऑर्गेनल्स की। तो सेल ऑर्गेनल्स की क्या क्यों ज़रूरत होती है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज। We'll study chemical activities to support their complicated structure and function. We as a human, we are a multicellular organism and we have a complex living pattern. Okay? अब मेरे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर इन पर्टिकुलरली बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि मैंने जो भी न्यूट्रिशन इनटेक किया, बी इट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गेटिंग सिंप्लीफाइड इन माई बॉडी। अब सिंप्लीफाइड इन माई बॉडी का क्या मतलब है, अगर मैंने कोई भी न्यूट्रिशन लिया है तो वो बहुत ही सिंपल वर्जन में अपने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, simplest form of carbohydrate that is glucose, ठीक है। तो बॉडी में हमारे जब कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, इन आवर बॉडी, ठीक है। सिमिलरली फैट जो है, फैट सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, फैट विल कन्वर्ट इनटू लिपिड, ठीक है। एंड प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स, ऑलराइट। तो ये सारे जो कन्वर्जन हो रहे हैं ना, ये सिर्फ खाना ब्रेकेज होने की वजह से नहीं हो रहे, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड रिएक्शन गोइंग इन आवर बॉडी, ठीक है। और यही सारे जो एंजाइम्स एंड रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं, इन्हीं सबको अंजाम कौन देता है, सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ ना हमारे सेल के अंदर हो रही हैं। अब सेल के अंदर हो रही हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कौन कर रहा है, हमारा सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। दे आर हेल्पिंग सिस्टम ऑफ द सेल। सेल इटसेल्फ इज अ लिविंग क्रीचर, ठीक है। दैट इज वाई इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स,
इन सारे वैक्यूल्स एंड एवरीथिंग, इन सब के बारे में हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहाँ पे मैंने आपको एक फोटो दी है, मैंने कोशिश करी आपको ये बताने की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके का दिखता है। हाउएवर जब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारे न्यूक्लियस के एकदम बाउंड्री पे होता है। हमारा जो न्यूक्लियस है, याद है आपको, वो पोरस है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस जो है वो पोरस है, उसकी जो बाउंड्री है वो पोरस है। ठीक है, और यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कुछ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के एकदम क्लोज प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोज प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, देखते हैं। द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, द लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ ट्यूब्स एंड शीट, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बात करी थी कि सारे सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन होते हैं, जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाती है तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द व्हाट, आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है दैट ऑल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, ओके। अभी इसके क्या है, ये वेरी करता है, ये वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट सेल। मतलब जो भी हमारा सेल होगा उसके अंदर इसका अलग तरीके का प्रोपोजिशन होगा, ये अलग अलग तरीके से हमारी हर एक सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। अब ये रफ और स्मूथ क्यों, ठीक है ना, चलो रफ की बात पहले बात कर लेते हैं। इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स, इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कुछ नहीं होते हैं, राइबोसोम्स ये है, ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम करते क्या हैं, वाई दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइबोसोम एक्चुअली साइट्स हैं विच मेक प्रोटीन। ये जो छोटे छोटे जो राइबोसोम्स दिख रहे हैं ना, ये फालतू के नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक प्रोटीन। ठीक है ना, अब दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्टिविटी, ये हर एक सेल की एक्टिविटी में प्रेजेंट होते हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। ये जो प्रोटीन ये बना रहे होते हैं कौन, राइबोसोम्स, यहाँ पे जो प्रोटीन बना रहे होते हैं, ये सारा का सारा प्रोटीन अपने बाकी के सेल ऑर्गेनल्स के लिए भेज दिया जाता है जिसको जितनी जैसी जरूरत होती है। ऑलराइट, ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ध्यान देना, इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, यानी कि लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शनिंग। यानी कि लिपिड्स, मैंने अभी बताया था आपको कि हमारा जो हम फैट इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाता है, तो वो क्या पहुंचता है, लिपिड की फॉर्म में पहुंचता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो फैट की होती है दैट कॉल्ड लिपिड। अब जब लिपिड जो है वो हमारी पूरी बॉडी, हमारा जो मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही इक्वल होता है हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, तो दिस स्टार्ट मेकिंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हेल्प करता है, दिस लिपिड हेल्प्स इन बिल्डिंग द मेम्ब्रेन। और राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है दैट ऑल्सो। ओके, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल में अभी मैंने बताया आपको, तो जो थोड़ा बहुत जो राइबोसोम जो हमारा बना रहा है प्रोटीन, और जो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा लिपिड बना रहा है, ठीक है, उसको बाद में किस में यूज किया जाएगा, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट में। किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
दोनों के में ही, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का ही स्ट्रक्चर सेम है। ऑल राइट, अब ये जो प्रोसेस है ना सेल के मेम्ब्रेन को बनाने की और क्रिएट करने की, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस यानी कि बनाना, बायोलॉजिकल वे में उसका क्रिएशन करना, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। बाकी के जितने भी लिपिड और प्रोटीन्स हैं उसको हमारी बॉडी में किस तरीके से यूज़ किया जाता है? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात करी थी, जो हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं वो पचता कैसे है? वो हमारे एंजाइम्स के थ्रू ही पचता है, ठीक है ना। और हार्मोन्स तो हार्मोन्स हैं, हार्मोन सीक्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, अच्छा मैंने यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई है आपको। यू कैन सी दिस पार्ट, द डॉटेड पार्ट which it is having, that is the part which is having the rough endoplasmic reticulum। देखो यहाँ पे डिफाइन भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये वाला जो पार्ट है ना जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं डॉट्स दिख रहे हैं, यानी कि राइबोसोम्स नहीं है प्रेजेंस, दैट पार्ट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन है क्या, इसके फंक्शंस क्या है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ईआर इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। किस तरीके के मटेरियल्स? स्पेशली लाइक प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मिक रीजन क्या है? अलग अलग ऑर्गेनल्स जो हैं हमारे, वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना, प्लस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ तक ऑर्गेनल्स हैं, वहाँ तक सारी की सारी ये सारे के प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट? दैट इज प्रोटीन एंड लिपिड पहुँचाना। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड, it function as a cytoplasmic mainframe providing a surface for some of the biochemical activities। cytoplasmic framework का मतलब क्या होता है? cytoplasmic framework का मतलब होता है कि जितना भी फंक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म के थ्रू उसको सपोर्ट करना। क्या करना? उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज होता है। एंड सरफेस फॉर प्रोवाइडिंग अ सरफेस, क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी जो होती है ना हमारी, वो हमारे ईआर के थ्रू ही होती हैं, ठीक है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारी ईआर के थ्रू क्यों हो रही हैं? क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू आवर व्हाट? न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स विच इज अस, जिनकी वर्टिब्रा होती है, ठीक है, vertebrates, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisonous drugs and poisons, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे प्यारे हमारे गोल्जी apparatus की। गोल्जी apparatus क्या होता है? गोल्जी apparatus इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू, इट्स वेरी क्लोज सिचुएटेड टू आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरीके का होता है, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक ऐसे, मतलब जैसे आपने कुछ ऐसे फैला के लगा रखा हो, ठीक है, इट्स लाइक दैट। अब होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस गोल्जी apparatus को गोल्जी apparatus बोला क्यों जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जिसने इसकी खोज करी थी, ठीक है, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, दैट इज कमेलियो गोल्जी। कमेलियो गोल्जी के नाम पे ही इस apparatus को नाम दिया गया है, इस सेल ऑर्गेनल को नाम दिया गया है, क्योंकि कमेलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब बात करते हैं, गोल्जी apparatus consists a system of membrane bound vessels that is flattened sacs। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, सैक यानी कि बोरी। आपको ऐसा नहीं लग रहा चपटी चपटी बोरियों को एक साथ रख दिया हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही गोल्जी apparatus होता है। अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन
स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट है बेटा, ठीक है, ये सब एक एक यूनिट है, और जिस तरीके से इनको अरेंज करा हुआ है ना अपने आप में, ये जिस तरीके से ये अपने आप में अरेंज्ड हैं, ये सारे के सारे, ये अलग है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, और जिस तरीके से इनको अरेंज्ड है, इसको कहते हैं सिस्टर्न्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। These membrane often have connection with the membrane of the ear, which I just told you, therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका खुद का एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन है, विच इज़ वेरी रिजेम्बलेंस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सिमिलरली जब सोचो कि गोल्जी अपैरेटस भी उसके साथ ही जुड़ के खड़ा हुआ है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नाउ। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं ये। तो वही है, यहाँ पे देखो, ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोटिन। ठीक है, अब ये जो आप ये चीज़ें देख रहे हो ना, ये वाली, ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ऑलराइट, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही, एकदम पास में ही रहता है ये क्या, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस एकदम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही रहता है। अच्छा, जब मैंने आपको राइजोसोम बताया ना अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें एक चीज़ ऐड कर लेते हैं अपन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको बताया वो इसलिए रफ है क्योंकि उसमें राइजोसोम प्रेजेंस है। हाउएवर राइजोसोम जो होते हैं वो हमारे सेल में फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे डिनोट किया है कि राइबोसोम है, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन आर सेल एज वेल। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं गोल्जी अपैरेटस की। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट। अभी मैंने आपको बताया कि गोल्जी जो मटेरियल जो हमारा बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसको भेज दिया जाता है जैसे जैसे सेल ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी अपैरेटस। अब इनको लेके कौन जाता है? अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड और जो प्रोटीन बना रहा है वो आपके सेल ऑर्गेनल्स के पास जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो जा रहा है। ठीक है, बट मैंने आपको ये तो नहीं बताया ना कि वो लेके कौन जा रहा है, गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस लेके कैसे जाता है? गोल्जी अपैरेटस, ये गोल्जी अपैरेटस है, हर बार जो सैक है उस सैक में से एक गोला यहाँ से टूट के निकल जाएगा। ठीक है, वो कैद कर लेगा लिपिड एंड प्रोटीन्स को और वो यहाँ से फिर टूट के निकल जाएगा, और ये यहाँ से निकलने के जाने के बाद ये सारे के सारे जो हैं पहुँचा दिए जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, अब इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज ऑफ मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। तो ये जो सर्कल्स हैं इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है वेसल्स। ठीक है, तो ये वेसल्स के फॉर्म में ये सैक टूट जाएंगे और ये जाके आपका प्रोडक्ट जो है दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन दे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग टू द अदर सेल ऑर्गेनल्स एज दे नीड। ठीक है, some other functions are, in some cases complex sugar may be made from the simple sugar in the Golgi apparatus। कई बार क्या होता है, हमारा सिर्फ गोल्जी अपैरेटस इसी काम में ही नहीं आता है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहा होता है, बट इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि आपकी जो सिंपल शुगर होती है उससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स शुगर से हमारी काफ़ी सिंपल शुगर को बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, that will you come to know in your 11th standard if you have biology। तो आपको बताया जाएगा कि आपका इंसुलिन, आपका जो डायबिटीज़ होता है वो किस तरीके से कंट्रोल होता है या बढ़ता है, तो उसी केस में ये काम आएगा। However for the time being for the exam we just have to remember कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उससे हमारी सिंपल शुगर बनाने का काम गोल्जी अपैरेटस करता है। ठीक है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, हम देखते हैं कि लाइजोसोम होता क्या है और इनको कैसे गोल्जी अपैरेटस बनाता है। ठीक है, लाइजोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग नेम,
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नेम, क्योंकि ये जाके क्या करते हैं, ये खुद ही सारा का सारा जितना भी गार्बेज होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, या इवन अगर सेल डिसफंक्शनल हो जाता है, तो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, दे ईट अप द सेल, वो सेल को ही खा जाते हैं अपने अंदर, एंड दे जस्ट डिसअपियर। ठीक है, दैट्स व्हाई दे कॉल सुसाइड बैग्स। ठीक है, लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स। अच्छा, इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की, यूकेरियोटिक सेल के अंदर हम बात करेंगे, तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ही हैं। ठीक है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। कैसे करेगा डाइजेस्ट? बिकॉज इट इज हैविंग द क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इट। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम इन द सेल। ठीक है, लाइजोसोम बेसिकली ना खाना पचाने का काम भी करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, ओके। इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल विच इज आउटसाइड फ्रॉम द सेल। कोई भी मटेरियल, जो भी मटेरियल अगर सेल से बाहर का है वो अंदर आ जाता है हमारे सेल के, तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो उस पर बेसिकली अटैक कर देते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं थ्रू देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, फॉरेन मटेरियल, ओके, foreign material entering the cells such as bacteria or food as well as all old organelles end up in the lysosomes। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं अगर वो वेस्ट हो चुके हैं और उनका कोई काम नहीं है, नाउ दे आर ओल्ड, लाइजोसोम्स उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, एज वेल एज बैक्टीरिया एंड फूड। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, दे कैन एंटर इन योर सेल, ओके, एंड दे कैन कॉज व्हाट? डिजीजेस। ठीक है, they contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all the organic material। organic material क्या होता है? organic material वो material होता है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंस होता है। ठीक है, any material which have the presence of carbon in it। ये तो आपको पता है ना, that we are made up of carbon, हम कार्बन के ही बने हुए हैं, हमारी पूरी कार्बन चेन है। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो कार्बन से बना हुआ है और वो एंटर करता है अगर हमारे सेल के अंदर, तो इसको बहुत इजीली डाइजेस्ट करने का काम करेगा हमारा लाइजोसोम, बिकॉज इट इज हैविंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू इट, एंड ये दे आर वेरी पावरफुल। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? Metabolism is the rate at which the food is digested in the cell, not in the body, into the cell। ठीक है, for example when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digested their own cell। अगर कभी भी आपका सेल जो है वो आउट ऑफ फंक्शन हो गया है और इट इज गेटिंग डैमेज और अटैक्ड बाय द फॉरेन कंटामिनेशन, तो लाइजोसोम जो है वो अपने आप को बर्स्ट कर देगा, एंड ईच एंड एवरी एंजाइम ऑफ द लाइजोसोम गेट आउटसाइड फ्रॉम इट एंड इट स्टार्ट डाइजेस्टिंग दैट सेल एज वेल एज द फॉरेन कंटामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये है लाइबोसोम, और लाइजोसोम जो होता है ना उसकी सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है, एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है? कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे सेल के अंदर वो सारा का सारा यहीं स्टोर होता है और यहीं पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया डज हैव इट्स ओन डीएनए। ठीक है, इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। इट कैन प्रोड्यूस इट सेल्फ बाई इट्स ओन। इसको सेल के पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के डीएनए की जरूरत नहीं है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए इन इट। ठीक है, हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया की दो कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? देखो, पोरस का मतलब आपको पता है, वो डीपली फोल्डेड का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ ना परत के ऊपर परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो जैसे बूढ़े लोगों की चमड़ी होती है ना, जैसे एक के ऊपर एक आ जाती है, सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना वो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है। ठीक है,
energy required to release by the mitochondria is in the form of ATP. ATP के फॉर्म के अंदर हमारी एनर्जी को स्टोर किया जाता है, मतलब रिलीज करता है, एंड देन इट ऑल्सो स्टोर ऑल इट. द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP. हमारी बॉडी जो हमारी है, कहते हैं हम कि न्यूट्रिशन लेना है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. तो व्हाट इज दैट एनर्जी? दिस इज द एनर्जी ATP. ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क. हमारे केमिकल कंपाउंड्स जितने भी न्यू बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर, वो ATP एनर्जी के थ्रू ही बनेंगे. ठीक है. दे हैव देयर ओन DNA, जो भी मैंने बताया, एंड दे ऑल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स. जैसे ER के पास है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA के साथ साथ उसके खुद के राइबोसोम्स भी हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. क्यों बना सकते हैं? एनी गेस? ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव राइबोसोम्स ऑफ देयर. राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना. ठीक है. तो जब राइबोसोम है तो वो अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं. सिमिलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो भी खुद के ही प्रोटीन्स बना रहा था. ऑलराइट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के DNA प्रेजेंस है. यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर द राइबोसोम्स. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस फोल्डेड वर्जन हियर इट इज अ फोल्डेड वर्जन ऑफ इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. बाकी के लेबलिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. नाउ प्लास्टिड्स अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. थैंक यू फॉर टुडे.